गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंशु सक्सेना आपका स्वागत करती है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन पढ़ी थी। अब हम फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, या इसको हिंदी में हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। डार्क रिएक्शन शब्द का प्रयोग 1905 में ब्लैकमैन द्वारा सबसे पहले किया गया था, लेकिन तब तक फोटोसिंथेसिस की वास्तविक क्रिया का ज्ञान नहीं था। और फिर उसके बाद 1946 में मेल्विन केल्विन और उसके कोवर्कर्स ने ट्रेसर टेक्निक के माध्यम से क्लोरेला के अंदर और सिंडेस्मस के अंदर ये लाइट रिएक्शन को स्टडी किया। और उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव C14 कार्बन जो होता है, रेडियो एक्टिव कार्बन, उसका उपयोग किया। और उन्होंने क्या किया कि पानी के अंदर क्लोरेला इज़ एन एल्गी, जिसको कि पानी के अंदर डाल रखा था, और थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में उन्होंने C14O2 उसमें दी। तो कार्बन डाइऑक्साइड C14 वाली जब उसमें दी गई, तो थोड़े थोड़े अंतराल से जब उन्होंने दिया, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन था, वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हुए चला गया, उनके अंदर वो आगे ट्रांसफ़र होती चलेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ बनी वो आइडेंटिफाई की गई थी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 5 सेकंड के बाद ही बना था। और उसके बाद बेंसन ने ये बताया कि C14 कार्बन डाइऑक्साइड डालने के बाद उसका जो पहला प्रोडक्ट होता है वो रिबुलोज डाइफॉस्फेट होता है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि रिबुलोज डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है, और जल के अपघटन से वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाता है। एक्चुअली जो ये रिबुलोज 5-फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और जो 6 अनस्टेबल कंपाउंड बना वो 3-3 मॉलिक्यूल्स के 2 कंपाउंड्स के अंदर टूट गया। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट उन्होंने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। तो ही टोल्ड अबाउट द अनस्टेबल कंपाउंड आल्सो। तो उसके बाद में ये जो डार्क रिएक्शन और ज़्यादा स्टडी की गई। फिर प्लांट्स के बारे में पता चला कि 2 तरह के पौधे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी, C3 एंड C4 प्लांट्स। और C4 प्लांट्स के अंदर भी कुछ एडिशनल स्टेप्स होते हैं जो, और उनके अंदर एडिशनल स्टेप्स के अलावा भी केल्विन साइकिल होती है। तो C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और कुछ कैम प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मैलिक एसिड भी बनता है, वो प्लांट्स की भी डार्क रिएक्शन स्टडी की गई। तो डार्क रिएक्शन 3 तरह से स्टडी की जाती है। एक तो केल्विन साइकिल, और दूसरी C4 साइकिल, या हैच और स्लेक ने वो पता की थी, हैच स्लेक साइकिल, और तीसरा क्रेसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पाथवे। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो केल्विन साइकिल स्टडी करेंगे। और केल्विन साइकिल के बहुत सारे नाम हैं, जैसे C3 साइकिल है, केल्विन एंड बेंसन साइकिल है, डार्क रिएक्शन है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन है, पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस है, बॉशम एंड केल्विन साइकिल है, कार्बन स्वांगीकरण साइकिल हो गई, रेडियो एक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी इसको कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एग्ज़ाम में अगर नाम बदल के भी आ जाता है तो भी आप आइडेंटिफाई करें कि ये केल्विन साइकिल ही है। केल्विन साइकिल जो है वो एक 30 कार्बन का एक साइकिल होता है एक, और इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवेश करते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। अब इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, शुगर का निर्माण होता है, और रिबुलोज बिसफॉस्फेट या रिबुलोज डाइफॉस्फेट का पुनर्जनन
होता है या दोबारा से बनता है। रिबुलोस बिसफॉस्फेट से शुरू होती है और वही वापस बन जाता है। तो पहली जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसके अंदर रिबुलोस बिसफॉस्फेट, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ से हम चलते हैं RUDP, यू कैन सी ये RUDP जो 10 नंबर लिखा है उसके पास वाला, ये एक 6 मॉलिक्यूल वाला जो लाइंस हमको दिखाई दे रही हैं, दिस इज़ 1 मॉलिक्यूल। ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, छठा। तो 6 मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 and 5, these are 5 कार्बन्स। ये हो गया। तो 5 × 3 = 5 × 6 = 30 कार्बन की से हम शुरू होते हैं। रिबुलोस डाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6, 5 से चले थे, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 कार्बन जुड़ा, 6 कार्बन का इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। ये जो पहले वाली क्रिया है, ये क्रिया एंजाइम रिबुलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। ये नंबर 1 जो लिखा हुआ है, ये इस टेबल के इस फ्लो चार्ट के अंदर नीचे की तरफ 1 2 3 4 यहाँ पे सारे एंजाइम्स लिखे हुए हैं कि 1 नंबर का एंजाइम कौन सा है, 2 का कौन सा है। तो रिबुलोस बिसफॉस्फेट डाइकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको कि हम रूबिस्को भी कहते हैं, रूबिस्को के प्रेजेंस में इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड रिबुलोस 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। यू कैन सी हियर, ये 12 मॉलिक्यूल्स हो गए। लेकिन ये क्या है, 3 कार्बन वाले कंपाउंड है। 6 कार्बन वाले 6 थे, तो यहाँ 3 कार्बन वाले 12 बन गए और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्रिया हुई। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है, थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गॉट कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स, ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुई। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने उसमें से तीसरा एंजाइम डाइहाइड्रोक्स फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया। 3-फॉस ये यहाँ पे ये क्रिया हो गई और इसमें ये जो एंजाइम है, 3rd नंबर का एंजाइम, ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एक और एंजाइम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन P में कन्वर्ट हुआ आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। दिस इज आइसोमरेज एंजाइम, फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये 3 कार्बन वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन P में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये कितना होता है, ये ओनली 40% होता है। जितना फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है उसका 40% डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन P में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आगे जाकर के डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन P और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी आपस में मिलने वाला है। अब क्या होता है, एल्डोलेज एंजाइम,
ये 4 नंबर का एंजाइम था, आइसोमरेज एंजाइम था। ये था आइसोमरेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज आइसोमरेज एंजाइम, फ्लॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। 5 वाला जो एंजाइम है ये है एल्डोलेज एंजाइम, जो कि फंक्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्डोलेज एंजाइम? एल्डोलेज एंजाइम आपस में जोड़ता है। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पी को एल्डोलेज एंजाइम जोड़ेगा और जोड़ करके ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना लेता है। दिस इज फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। 3 मॉलिक्यूल्स ये इसके थे, 3 मॉलिक्यूल्स इसके थे। इन दोनों ने मिलकर 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये था, 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये था। 2 मॉलिक्यूल्स इसके जुड़े और उन्होंने 6 कार्बन वाला कंपाउंड, 6 कार्बन वाला कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसने क्या किया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लिया। व्हाट? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पी के, दो मॉलिक्यूल्स तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के आए, ये इंटर कन्वर्ट हो गया, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में फिर कन्वर्ट हो गया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट combined and they formed ज़ाइलुलोज, जो कि एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये किसकी प्रेजेंस में? 2 चीज़ों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता? एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इन्होंने मिलकर के एल्डोलेज एंजाइम क्या करता है? 2 चीज़ों को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ करके आपस में कंबाइन किए और फिर उसके बाद में टूट करके उन्होंने 2 चीज़ें बना ली। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट along with 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड formed from xylulose 5 phosphate and erythrose 4 phosphate in the presence of xylulose transketolase enzyme। अब क्या होता है? अब xylulose 5 phosphate बन गया और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन गया। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट along with डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पी, 2 मॉलिक्यूल्स इसके और 2 मॉलिक्यूल्स एरिथ्रोज के, ये आपस में जुड़े। कितने हुए? एरिथ्रोज इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, whereas रिबुलोज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन पी इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। 4 और 3 मिलकर 7 बने और इन्होंने क्या बना लिया? सीडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। सीडुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट जो बना, वो फिर सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया इसमें से।
जब एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया और ये प्रक्रिया किसके सामने हुई, 5 नंबर का जो एंजाइम है वो एल्डोलेज हुआ, 2 चीज़ों को जोड़ दिया उसने, मैंने आपको पहले भी बताया है। और सीडोहेप्टलोज में से एक फॉस्फेट निकल जाता है किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब क्या होता है, सीडोहेप्टलोज 7 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और इधर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ये आपस में जुड़ेंगे और ये आपस में जुड़ करके यू कैन सी हियर ये और सीडोहेप्टलोज 7 फॉस्फेट ये दोनों आपस में जुड़ करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एक तो बनता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, दिस इज ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा रिबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एपिमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये जो ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट बना था ये एपिमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, हियर इज एपिमेरेज एंजाइम, इसके प्रेजेंस में ये रिबोज मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और रिबोज 5 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, यहाँ पे दिस इज 9 नंबर एंजाइम इज आइसोमरेज, वो रिबोलोज मोनोफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ज़ाइलुलोज इधर 5 फॉस्फेट, यहाँ पे भी ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट था, ये भी आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स रिबोलोज मोनोफॉस्फेट। तो रिबोलोज मोनोफॉस्फेट 3 जगह से आया, एक तो रिबोज 5 फॉस्फेट के आइसोमरेज एंजाइम की रिएक्शन से रिबोलोज मोनोफॉस्फेट बन गया, और दूसरा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स, 2 यहाँ से आए और 2 यहाँ से आए। अब ये जो रिबोलोज मोनोफॉस्फेट था, ये रिबोलोज मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, दिस रिबोलोज मोनोफॉस्फेट in the presence of ribulose monophosphate kinase enzyme and by the use of 6 molecules of ATP it got converted into 5 ATP से फॉस्फेट ग्रुप आए 5। पहले तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा था, ये जुड़ा था, ये जुड़ा था, ये जुड़ा था, हर मॉलिक्यूल के एक कार्बन के ऊपर फॉस्फेट जुड़ा था। अब दोनों कार्बन्स के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, इसलिए ये हो गया रिबोलोज डाइफॉस्फेट। सो दिस इज़ अबाउट द केल्विन साइकिल। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस पूरी प्रक्रिया में 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं और 18 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड। 6 CO2 + 12 NADPH2 + 18 ATP फॉर्म्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। NADPH2 NADP में कन्वर्ट हो जाता है, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 18 मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बनेंगे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई। लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज़ हो रही थी, ये डार्क रिएक्शन में यूज़ हुई। और जो एनर्जी NADPH2 और ATP लाइट रिएक्शन से बनी थी वो अब इसमें इस्तेमाल हुई और ग्लूकोज बन गया। एक्चुअली पहले फ्रक्टोज बनता है और फ्रक्टोज फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो बना
यहाँ हमने पढ़ा ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये पहले फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, जो हम पढ़ चुके हैं, और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसके सारे मॉलिक्यूल्स तो काम में आते नहीं, कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुए और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फिर ग्लूकोज बना लेता है। ये जो दो मॉलिक्यूल्स थे ना, ये 12 कार्बन हो गए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, दो मॉलिक्यूल्स ये, दो ये, दो ये, दो ये, दो ये, दो ये, यानी कि टोटल 12 का हिसाब हो गया, टोटल 12 हो गए। अब जो दो बचते हैं ना, दो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो काम करते हैं वापस से RUBP बनाने में, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड दे फॉर्म दी शुगर, वही फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, और फिर फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। और इस पूरी प्रक्रिया में 3 एंजाइम्स काम करते हैं। एक तो फॉस्फेटेज जो कि फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फेट बनाया, एक फॉस्फेट ग्रुप निकाला, फिर आइसोमरेज जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस फॉस्फेटेज एंजाइम ने छठे कार्बन एटम से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया और खाली ग्लूकोज बचा। सो दिस इज़ अबाउट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल। अब H-Slack साइकिल हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करें, आपके पास जो बुक्स हैं उनसे रिवाइज़ करें, और यदि कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।